तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न जो है पूर्व मध्यकाल यानी कि 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक के बीच के प्रश्न है और ये उत्तर भारत यानी कि राजपूत काल से संबंधित होंगे। दोस्तों, हमारे जो ये वीडियो है, इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या 100 से अधिक है और ये इस वीडियो सीरीज का दोस्तों पार्ट 1 है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज का जो अगला पार्ट है, जो आगे के भाग है दोस्तों, यह हम जो है विषयवार इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। यह जो प्रश्न है दोस्तों, यह आपकी विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे, जैसे कि यूपीएससी हो गया, किसी भी स्टेट का जो है पीसीएस का एग्जाम हो गया, कौन सा पीसीएस का, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, रेलवे का हो गया, पुलिस का हो गया, यानी कोई भी एग्जाम हो गया, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी, टीचर, हम लोग सभी छात्रों की जो मांग है उसको ध्यान में रखकर ये वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में आपको ये चीज बतानी है। तो क्या माना जाता है? संक्रमण काल माना जाता है, राजपूत काल माना जाता है, भारत पर तुर्क आक्रमण काल माना जाता है, या फिर उपर्युक्त में सभी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय है दोस्तों मध्यकालीन भारत का, यह उत्तर भारत के संदर्भ में यह जो है दोस्तों राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? कहां पे? सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय। ठीक है, सिंध का शासक कौन था उस समय? कब? 712 ईस्वी में। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है दाहिर, चच, या फिर रायसासी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो 712 ईस्वी में सिंध का शासक था वह था दाहिर। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? आपके ऑप्शन में है मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को, या फिर निम्न जाति के लोगों को। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो है जजिया कर में ब्राह्मणों को जो है जजिया कर से मुक्त रखा था। ठीक है, आप नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों, आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया? ठीक है दोस्तों, एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक अथवा सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। दोस्तों, आपके ऑप्शन में दिया गया है मनुस्मृति, कौन सा? मनुस्मृति, रामायण, पृथ्वीराज रासो और राजतरंगिणी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो वह ग्रह है जिसमें दोस्तों की वशिष्ठ ऋषि जो है, जो महर्षि वशिष्ठ ऋषि थे, वह अत्याचारियों के विनाश से जो है आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था उन्होंने, और जो अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का जो जन्म हुआ था उनमें शामिल है परमार, चालुक अथवा सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान। आपको याद रखना है कौन सी वह पुस्तक है, तो वह है पृथ्वीराज रासो, और कौन मतलब उसके रचयिता कौन थे, तो वह थे महर्षि वशिष्ठ। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? ढिल्लिका क्या है? ढिल्लिका यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना की थी किसने? चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने, या फिर प्रतिहारों ने। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जो वर्तमान दिल्ली है, पूर्व में इसको ढिल्लिका कहा जाता था। इस नगर की स्थापना का श्रेय दोस्तों तोमर वंश को जाता है। ठीक है, तब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? दोस्तों, आपके ऑप्शन में दिया गया है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, या फिर राणा हमीर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जो राणा कुंभा थे दोस्तों
उन्होंने जो है विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री, किसका, टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था। किसने कराया था, राणा कुंभा ने कराया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। आपके ऑप्शन में है अफगान, मंगोल, अरब या फिर तुर्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण जिन्होंने किया था वह अरब देश से आए थे, यानी कि अरबी थे। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो, कौन सा, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। ऑप्शन में दिया गया है भवभूति, जयदेव, चंद्रबरदाई या फिर बाणभट्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो चंद्रबरदाई है दोस्तों, उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न में दोस्तों क्या करना है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल कराना है। दोस्तों इस जो सूची 1 दी गई है इसमें शासकों के नाम दिए गए हैं, शासक दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो सूची 2 है तो सूची 2 में राजधानियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, कौन सा, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो प्रतिहार अथवा परिहार है इनकी जो राजधानी थी वह थी कन्नौज। ठीक है दोस्तों, जो चंदेल है इनकी राजधानी थी खजुराहो, और जो परमार अथवा पवार है दोस्तों इनकी राजधानी थी धार, और जो चालुक अथवा सोलंकी है दोस्तों इनकी राजधानी थी अनिलवाड़। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है उस मंदिर का क्या नाम है, वह कौन सा मंदिर है। आपके ऑप्शन में दोस्तों राजा रानी मंदिर, कंदारिया मंदिर, ऑप्शन सी है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज या फिर ऑप्शन डी है मुक्तेश्वर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, जो तो दोस्तों जो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है दोस्तों इसका निर्माण 1100 ईस्वी में हुआ था, और यह भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर जो है दोस्तों वह प्रधानता रखता है। कहाँ के मंदिरों पर दोस्तों, तो वह रखता है भुवनेश्वर के मंदिरों पर। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन में दिए गए श्रवणबेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर या फिर आबू पर्वत। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी जो दिलवाड़ा मंदिर है, जो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है दोस्तों वह कहां पर स्थित है, तो वह स्थित है दोस्तों आबू पर्वत पर। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। आपके ऑप्शन में होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या फिर चंदेल राजपूत। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो खजुराहो स्थित मंदिर है दोस्तों उसका निर्माण जो है चंदेल राजपूतों ने करवाया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों विजय स्तंभ, क्या विजय स्तंभ कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में स्थित है, झांसी में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है या फिर सीगरी में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी कि विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चित्तौड़गढ़ जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है चित्तौड़गढ़। आपको कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताना है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, लिंगराज मंदिर की, अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव। आपके ऑप्शन में है ययाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने या फिर नरसिंह देव ने या फिर प्रताप रुद्रदेव ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि जो लिंगराज मंदिर है दोस्तों उसकी नींव ययाति केसरी ने डाली थी। किसने, ययाति केसरी ने। चलिए दोस्तों अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। आपके ऑप्शन में है भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय,
मूल राज प्रथम, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में जब महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ था, तो उस समय का शासक जो था, गुजरात का शासक जो था वह था भीमदेव प्रथम। ठीक है, तो हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक, यानी जो पुस्तक का नाम है वह है मिताक्षरा, इसको किसने लिखा था या किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शन में है नयचंद्र, अमोघ वर्ष, विज्ञानेश्वर या फिर कंबन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी कि जो मिताक्षरा के लेखक है दोस्तों वह विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई थी। और दोस्तों ये किस पर आधारित है जो पुस्तक है, जो मिताक्षरा पुस्तक जो आधारित है दोस्तों, यह आधारित है हिंदू विधि पर। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ब्लैक पगोड़ा कहां पर स्थित है? ऑप्शन में मिस्र में, कहां पर? मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में या फिर मदुरै में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी कि जो ब्लैक यानी कि जो ब्लैक पगोड़ा है दोस्तों वह कहां पर स्थित है? तो वह कोणार्क में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगले प्रश्न में सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सूची ए में जो है राजवंश दिए गए हैं और सूची 2 में उनके राज्यवंश दिए गए हैं। ठीक है, तो सूची ए में क्या है कि आप चौहान, जो राजवंश है चौहान है, प्रतिहार है, परमार है और चालुक अथवा सोलंकी है। जो राज क्षेत्र है वह दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, मालवा और काठियावाड़ दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी कि जो चौहान राजवंश है वह दिल्ली अजमेर से संबंधित है। जो प्रतिहार है वह कन्नौज से संबंधित है। जो परमार है वह मालवा से संबंधित है और जो चालुक अथवा सोलंकी है यह काठियावाड़ से संबंधित है। नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन में कर्नल टाड को, जदुनाथ सरकार को, कनिंघम को या फिर विलियम जोन्स को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी कि जो कर्नल टाड है दोस्तों उनको राजस्थान के इतिहास का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, इस प्रश्न में भी जो है सूची 1 में राजवंश दिए गए हैं जिनमें चौहान अथवा चाहमान, गढ़वाल अथवा राठौर, गुहिलौद अथवा सिसोदिया या फिर कलचुरी अथवा है। ठीक है, जो राजधानियां दी गई हैं वह है अजमेर, कन्नौज, चित्तौड़ और त्रिपुरी। दोस्तों आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि जो चौहान या तो विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो चौहान अथवा चाहमान राजवंश है वह अजमेर से संबंधित है। जो गढ़वाल अथवा राठौर है यह कन्नौज से संबंधित है। जो गुहिलौद अथवा सिसोदिया है यह चित्तौड़ से संबंधित है और जो कलचुरी अथवा है यह त्रिपुरी से संबंधित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इस प्रश्न में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, इसमें भी राजवंश दिए गए हैं, राज क्षेत्र दिए गए हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि जो चंदेल राजवंश है दोस्तों वह जेजाग भुक्ति या फिर बुंदेलखंड। जो कलचुरी है दोस्तों यह चेदी और जो गढ़वाल अथवा राठौर है दोस्तों यह कन्नौज से संबंधित है। जो गुहिलोत है यह जो है मेवाड़ से संबंधित है। हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों इस प्रश्न में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें भी राजवंश दिए गए हैं सूची 1 में और सूची 2 में इन राजवंशों के संस्थापक दिए गए हैं।
तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो चौहान थे दोस्तों, इन जो चौहानों का जो संस्थापक था दोस्तों चौहान राजवंश का, वह था सियक। ठीक है दोस्तों, और जो परमार वंश का जो यानी कि दोस्तों जो चौहान राजवंश है इसके संस्थापक था वासुदेव, जो परमार राजवंश है इसका संस्थापक था सियक, जो चालुक अथवा सोलंकी है दोस्तों इसका संस्थापक था सियक द्वितीय अथवा श्रीहर्ष, और जो चंदेल है दोस्तों इसका संस्थापक था नन्नुक चंदेल। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न ने पूछ रहा दोस्तों कि कौन सा सुमेलित नहीं है, किसमें जो निम्नलिखित ये चार विकल्प दिए गए हैं, जो चार एक कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है यानी कि चंदेल अथवा नन्नुक चंदेल, और विकल्प बी जो है कलचुरी या फिर कोक्कल प्रथम, गढ़वाल और चंद्रदेव, और राष्ट्रकूट अथवा विजयालय। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो राष्ट्रकूट अथवा विजयालय है यह जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो ऊपर के तीन है चंदेल नन्नुक चंदेल, कलचुरी कोक्कल प्रथम और गढ़वाल चंद्रदेव, ये तीनों जो है सही सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है हरिकेली नाटक की रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन में चौहान शासक, विग्रहराज चतुर्थ या फिर विशल देव, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक भोज या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो हरिकेल नाम का नाटक है दोस्तों, इसका जो रचयिता है वह हमारे चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या फिर बीसल देव को माना जाता है। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? आपके ऑप्शन में हरिकेली, नागानंद, मालती माधव या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो हरिकेली है दोस्तों, जो हरिकेली नाटक है दोस्तों, इसके जो कुछ अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पर स्थित है। हम नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है, क्या नाम था उसके पति का नाम? रानी पद्मिनी का नाम, रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? आपके ऑप्शन में दिया गया है महाराणा प्रताप सिंह, राजा रणजीत सिंह, राजा मान सिंह या फिर राणा रतन सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो राणा रतन सिंह थे दोस्तों, वह नाम था जो रानी पद्मिनी थी दोस्तों वह थी राणा रतन सिंह की पत्नी। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन में है देवपाल, धर्मपाल, नयपाल या फिर नरेंद्रपाल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक है दोस्तों उनका नाम है धर्मपाल। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? आपके ऑप्शन में बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी है कंदरिया महादेव का मंदिर और ऑप्शन डी है दोस्तों लेपाक्षी मंदिर। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है दोस्तों, वहां पे भारत की जो नंदी की सबसे भारी भरकम मूर्ति है वह अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन में धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या फिर लक्ष्मण सेन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो लक्ष्मण सेन है दोस्तों, इनको नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों,
गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? आपके ऑप्शन में है धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या फिर लक्ष्मण सेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं वह दोस्तों लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। कौन है गीत गोविंद के रचनाकार? तो वह है जयदेव। और जयदेव किसकी जो है सभा में थे? तो वह लक्ष्मण सेन की सभा में थे। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन में है कुमारगुप्त, हर्ष, धर्मपाल या फिर विजय सेन। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है धर्मपाल। धर्मपाल यानी कि धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, आपको दोस्तों बताना है कि विहार क्या होते थे। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि विहार क्या होते थे और ये कौन से धर्म से संबंधित है। जैन से संबंधित है, ठीक है, बौद्धों से संबंधित है, हिंदुओं से संबंधित है। आपको बताना है जो है दोस्तों कि कौन से धर्म से संबंधित होते हैं विहार। ठीक है, अब नजर डालते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? ऑप्शन में दिया गया है नागर, द्रविड़, वेसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर है दोस्तों उनमें नागर शैली की कला दिखती है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह कौन से राजवंश थे? आपको चार राजवंशों के नाम दिए गए हैं। चोल है, पाल है, प्रतिहार है और राष्ट्रकूट दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि वह तीन जो है राजवंश कौन थे जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष कर रहे थे। आपके विकल्प में जो दिया गया है विकल्प ए यानी कि 1 2 3, विकल्प बी यानी कि 1 2 4, विकल्प सी यानी कि 2 3 और 4 और विकल्प डी है 1 3 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो 2 3 और 4 है। 2 3 और 4 यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट यह जो कन्नौज पर आधिपत्य के लिए जो है त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों यह सर्वप्रथम भारत पर आया था और इसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन में है बंगाल, उड़ीसा, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जो जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों यह कहां पर स्थित है? तो यह उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे कौन थे? आपके ऑप्शन में दिया गया है नरसिंह प्रथम, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम या फिर चोड़गंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि जो कोणार्क स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर है दोस्तों, जो कोणार्क में सूर्यदेव का जो विशाल मंदिर स्थित है दोस्तों उसके निर्माता कौन थे? तो वह थे नरसिंह प्रथम। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अजय पाल संस्थापक थे किसके? अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के या फिर चित्तौड़गढ़ के। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी यानी कि जो अजय पाल थे दोस्तों यह कहाँ के संस्थापक थे? तो यह संस्थापक थे अजमेर के। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? किसके नाम से? कविराज के नाम से। तो आपके ऑप्शन में दिया गया भोज परमार, सिंधुराज, मिहिर भोज या फिर भूंज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए यानी कि भोज परमार जो है दोस्तों वह कविराज के नाम से भी विख्यात थे। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? आपके ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें दिया गया है सतरांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व।
दोस्तों आपको जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए में जो दिया गया है केवल 1 और 2, जो विकल्प बी है उसमें दिया गया है केवल 1, 2 और 3, जो विकल्प सी है उसमें 1, 2, 3 और 4 सभी, तो जो विकल्प डी है दोस्तों उसमें दिया गया है केवल 1, 2 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि जो है 1, 2, 3 और 4 जो है ये सभी भोज परमार के द्वारा रचित पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? तो जो है संग्रहांगण, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों संग्रहांगण क्या है? सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? आपके ऑप्शन में दिया गया है स्थापत्य शास्त्र, खगोल विज्ञान, योग शास्त्र या फिर काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि जो सम्रांगण सूत्रधार है दोस्तों उसका जो विषय है वह है स्थापत्य शास्त्र। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। ठीक है, जो ब्रैकेट में दिया गया आद्यधारा, निराधारा, निरालवा, सरस्वती अथवा पंडिता, खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। ठीक है, यह उक्ति किस शासक के संदर्भ में दी गई है? यह जो उक्ति दी गई है, उपयुक्त जो उक्ति है यह किस शासक के संबंध में है? आद्यधारा, निराधारा, निरालवा, सरस्वती, खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। तो आपके ऑप्शन में दिया गया है भोज परमार, मिहिर भोज, सिंधुराज या फिर भूंज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, यानी कि जो है उक्त पंक्ति है दोस्तों जिसका अर्थ उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए थे, वह कौन थे? तो वह थे भोज परमार। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किस शासक के राज दरबार में जैनाचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? ठीक है, आपके विकल्पों में दिया गया है जय सिंह सिद्धराज, कुमारपाल, ऑप्शन सी है 2, 1 और बी दोनों, और जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल इन दोनों के राज दरबार में जो है जैनाचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वह प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ? ठीक है, और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? आपके ऑप्शन में दिया गया है भीम प्रथम, भीम द्वितीय, कुमारपाल या फिर जय सिंह सिंहराज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि जो भीम द्वितीय थे दोस्तों इनका जो है मोहम्मद गौरी से पहली बार सामना हुआ और इन्होंने मोहम्मद गौरी को परास्त भी किया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन में नन्नुक चंदेल, यशोवर्मा, धंगदेव या फिर गंडदेव। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि जो कालिंजर का जो है दुर्ग है दोस्तों उसके निर्माण का श्रेय जो है धंगदेव को जाता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन में है विक्रम संवत, शक संवत, त्रैकूटक संवत या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, यानी कि जो त्रैकूटक संवत है दोस्तों यह कलचुरियों द्वारा भी प्रयुक्त किया गया था, इस कारण से जो है दोस्तों यह कलचुरी संवत भी कहलाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों किसके राज्यकाल में या फिर शासनकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या फिर कत्यक तह लक्ष्माधर ने कल्पद्रुम या फिर कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? आपके ऑप्शन में है चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, जयचंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि जो गोविंद चंद्र थे दोस्तों इनके शासनकाल में लक्ष्मीधर ने उपरोक्त जो है ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो यह कैसा ग्रंथ था? यह था विधि ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? तो कृत्य कल्पतरु। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ था? आपके ऑप्शन में दिया गया है पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी, भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी, जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी या फिर विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी,
यानी कि चंदावर का युद्ध जो प्रसिद्ध है दोस्तों, वह जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज्य कवि थे? आपके ऑप्शन में दिया गया है पृथ्वीराज तृतीय, कुमारपाल, चंद्रदेव या फिर जयचंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, यानी कि जो नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता है दोस्तों, जिनका नाम है श्रीहर्ष। कौन? श्रीहर्ष जो है वह जो है दोस्तों जयचंद्र के राज कवि थे। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? आपके ऑप्शन में भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता या फिर श्रावणबेल गोला। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प यानी कि जो भुवनेश्वर है दोस्तों, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या है? सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में दिया गया है ग्रंथकारों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जो है दोस्तों उनसे संबंधित ग्रंथ दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। ठीक है, विकल्प ए सही सुमेलित है, विकल्प बी सही सुमेलित है, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, यानी कि विकल्प ए जो है दोस्तों वह सही सुमेलित है। यानी कि कल्हड़ जो है इनका ग्रंथ है राज तरंगिणी, जो बिल्हड़ है जो इनका जो ग्रंथ है यानी कि विक्रमांक देव चरित, जो जैनक है यह जो है पृथ्वी विजय, और जो सोमदेव है दोस्तों इनका जो है ललित विग्रह राज। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन में है पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी यानी कि कन्नौज में जो है स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। हम नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? आपके ऑप्शन में है वत्सराज, धर्मपाल, ध्रुव या फिर नागभट्ट द्वितीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष की जो पहल करता थे वह थे वत्सराज। हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ऑप्शन में 8वीं सदी ईस्वी में, 7वीं सदी ईस्वी में, 6ठी सदी ईस्वी में या फिर 9वीं सदी ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों वह स्टार्ट हुआ था 8वीं सदी ईस्वी में। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? आपके ऑप्शन में है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष का जो प्रारंभ था, जो आरंभ था और अंत था वह किया था प्रतिहार राजवंश ने। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण भारत की प्रथम शक्ति कौन थे? ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रकूट, चोल, विजयनगर या फिर बहमनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वह राजवंश था दोस्तों जिन्होंने उत्तर भारत की जो है राजनीति में पहली बार हस्तक्षेप किया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि पाल वंश का जो संस्थापक था वह किसको माना जाता है? ऑप्शन में है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि जो पाल वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों वह माना जाता है गोपाल को। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? पाल वंश की राजधानी थी कहाँ थी? मुद्गरी अथवा मुंगेर, कन्नौज, विकल्प सी है दिल्ली और विकल्प डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है विकल्प ए, यानी कि जो पाल वंश की राजधानी थी दोस्तों वह थी मुद्गरी अथवा मुंगेर। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, यानी कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? जो आपके विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए है दंती दुर्ग अथवा दंती वरवंती,
जो विकल्प बी है गोविंद तृतीय, जो विकल्प सी है दोस्तों वह है कृष्ण प्रथम, और जो विकल्प डी है दोस्तों वह है इंद्र तृतीय। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दोस्तों वह दंतिदुर्ग अथवा दंतिवर्मन द्वितीय था। ठीक है, अब नजर डाल लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। आपके ऑप्शन में दिया गया है मालखंड अथवा मान्यखेत, जो विकल्प बी है वह कन्नौज, विकल्प सी है दिल्ली, और विकल्प डी है पाटलिपुत्र। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी दोस्तों यह थी मालखंड अथवा मान्यखेत। अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है किस प्रतिहार शासक ने आदिउराह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, आदिउराह की उपाधि धारण की थी। वह शासक कौन था। विकल्प ए है नागभट्ट, विकल्प बी है नागभट्ट प्रथम जो है विकल्प ए है, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि जो मिहिर भोज था दोस्तों उसने आदिउराह की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की थी, तो मिहिर भोज ने धारण की थी। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था। क्या कहकर, बैरा कहकर पुकारा था। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए है सुलेमान, ऑप्शन बी है अलम सूदी, ऑप्शन सी है अलवरूनी, और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि जो अल मसूदी था दोस्तों इसने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था। किस नाटक के, कर्पूर मंजरी नाटक के। आपके ऑप्शन में दिया गया है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, या फिर मिहिर भोज प्रथम। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जो महेंद्रपाल प्रथम थे दोस्तों उन्होंने कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता चंद्रशेखर को जो है संरक्षण दिया था। जो महेंद्रपाल प्रथम है दोस्तों तो यह किस वंश से संबंधित है, तो यह संबंधित है दोस्तों प्रतिहार वंश से। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न में जो है तिहार स्वयं को यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। ठीक है, आपके विकल्पों में दिया गया है विकल्प ए है सूर्य, विकल्प बी है चंद्र, विकल्प सी है लक्ष्मण, और विकल्प डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जो विकल्प सी है दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि जो लक्ष्मण दोस्तों जो तिहार है जो तिहार थे दोस्तों वह स्वयं को जो है लक्ष्मण का राजवंश मानते थे। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें क्या कहा जाता था, बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, सामंती सरदारों ने चुना था, या फिर विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि जो 750 ईस्वी में बंगाल के जो है पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल थे जो है दोस्तों इनको जो है सामंती सरदारों ने चुना था। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि पाल वंश की जो है स्थापना किसने की थी, तो वह की थी दोस्तों गोपाल ने। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न किस पाल शासक को गुजराती कवि तोडुडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा। क्या कहा है, उत्तरापद स्वामिन। ठीक है, और किसने जो है, तोडुडल ने। ठीक है, आपके ऑप्शन में धर्मपाल, ऑप्शन बी है गोपाल, ऑप्शन सी है देवपाल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि सोडुडल द्वारा जो दोस्तों धर्मपाल को उत्तरापद स्वामिन कहा गया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है वह है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कह के जो है संबोधित किया है।
आपके विकल्पों में है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर सेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जिस जो है राजवंश को, जिस साम्राज्य को जो है दोस्तों रूहमा कह के पुकारा जाता था वह है पाल वंश, या रूहमा कहकर किसने पुकारा था पाल साम्राज्य को? तो वह जो दोस्तों अरब यात्री सुलेमान। कौन? अरब यात्री सुलेमान। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किस वंश ने? सेन वंश ने, तुर्की सुल्तानों ने, खिलजी ने या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, यानी कि पाल वंश के पतन के बाद जो है दोस्तों बंगाल का जो राजनीतिक नेतृत्व है वह दोस्तों सेन वंश ने संभाला था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है सेन वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन में है सामंत, ऑप्शन बी है विजय सेन, ऑप्शन सी है बल्लाल सेन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि जो सेन वंश के संस्थापक थे वह थे सामंत सेन। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किसने कुलीन प्रथा अथवा कुलीनतावाद का आरंभ किया था? आपके ऑप्शन में है विकल्प ए जो है वह बल्लाल सेन, विकल्प बी है सामंत सेन, विकल्प सी है विजय सेन और विकल्प डी है लक्ष्मण सेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, यानी कि जो बल्लाल सेन थे दोस्तों उन्होंने कुलीन प्रथा अथवा कुलीनवाद का आरंभ किया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर, कौन सा? दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर, ठीक है, की रचना की थी? आपके ऑप्शन में है सामंत सेन, ऑप्शन बी है विजय सेन, ऑप्शन सी है बल्लाल सेन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि बल्लाल सेन। यानी कि जो स्मृति ग्रंथ दान सागर है और ज्योतिष ग्रंथ जो है अद्भुत सागर है उसकी रचना किसने की थी? तो की थी बल्लाल सेन ने। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न दोस्तों वह क्या है? अगला प्रश्न है कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? कौन सी रानी? तो रानी दिद्दा जो है, ठीक है, इन्होंने कब तक शासन किया? तो लगभग 50 वर्षों तक। आपके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए है कारकोट वंश, ऑप्शन बी है उत्पल वंश, ऑप्शन सी है लोहार वंश और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो रानी दिद्दा थी दोस्तों यह जो है लोहार वंश की राजकुमारी थी। किस वंश की? लोहार वंश की। अब देखते दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके ऑप्शन में है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन बी है पराशर स्मृति, ऑप्शन सी है ओशनम स्मृति और ऑप्शन डी है स्कंद पुराण। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि ओशनम स्मृति। यानी कि कायस्थों का एक जाति के रूप में जो प्रथम उल्लेख मिलता है वह मिलता है ओशनम स्मृति में। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? इस प्रश्न में सूची 1 को दोस्तों सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जो दिया गया है वह दिया गया है मंदिर निर्माण की शैली दी गई है और सूची 2 में जो है प्रसार क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि जो नागर शैली है दोस्तों यह उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक फैली हुई थी। कहां तक? उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक फैली हुई थी। ठीक है, नागर शैली। जो बेसर शैली है दोस्तों यह जो है विंध्य क्षेत्र से कृष्णा नदी तक फैली हुई थी। ठीक है, याद रखना जो बेसर शैली है इसका जो प्रसार क्षेत्र था वह विंध्य से कृष्णा नदी तक था। जो द्रविड़ शैली है दोस्तों इसका जो प्रसार क्षेत्र है वह कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक था। ठीक है, कृष्णा नदी से जो है दोस्तों दक्षिण में कन्याकुमारी तक था। कौन सी शैली का? तो वह थी द्रविड़ शैली। ठीक है, अब देखते दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है,
यह उक्ति किसकी है? आपके ऑप्शन में दिया गया है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है फाहियान, ऑप्शन सी है ह्वेनसोंग और ऑप्शन डी है अल्बेरुनी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, विकल्प डी यानी कि अल्बेरुनी। अल्बेरुनी ने यह कहा था, जो है यह जो उक्ति है ऊपर दी गई है, यह लिखा था अल्बेरुनी ने। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में क्या दोस्तों, इस प्रश्न में भी सूची 1 को दोस्तों सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में मंदिर दिए गए हैं और सूची 2 में निर्माता दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या फिर विकल्प डी। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि जो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है उसके जो है निर्माता थे केसरी नरेश। जो जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों, इसके निर्माता थे अनंत वर्मा चोड़गंग यानी कि पूर्वी गंग नरेश। ठीक है, जो तीसरा है दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो है निर्माता थे वह थे नरसिंह देव, इनको जो है पूर्वी गंग नरेश के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन में हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज या फिर नागभट्ट द्वितीय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दोस्तों विकल्प बी, विकल्प बी यानी कि जो नागभट्ट प्रथम है दोस्तों, वह प्रतिहार के गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का जो है संस्थापक था। कौन? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है किससे? शैव संप्रदाय से संबंध है, वैष्णव संप्रदाय से संबंध है, जैन संप्रदाय से संबंध है या फिर विकल्प डी है शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय तथा जैन संप्रदाय तीनों से। ठीक है, दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, यानी कि जो खजुराहो का मंदिर है दोस्तों उसका संबंध शैव संप्रदाय से भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी है और जैन संप्रदाय से भी है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है वह है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। आपके ऑप्शन में दिया गया है दिलवाड़ा में मिलता है, ऑप्शन बी है खजुराहो में मिलता है, ऑप्शन सी है पुरी में मिलता है या फिर ऑप्शन डी है वाराणसी में मिलता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि जो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है वह दिलवाड़ा से मिलता है। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों ओदंतपुरी विश्वविद्यालय यानी कि बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार, ठीक है, का संस्थापक कौन था? किसका? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का। ठीक है, जो वर्तमान में बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय है वह कहाँ पर जो है उसका संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन में है गोपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है धर्मपाल और ऑप्शन डी है महिपाल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक गोपाल थे। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन में बिहार, गुजरात, उड़ीसा या फिर बंगाल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, विकल्प बी यानी कि जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है दोस्तों वह जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कल्हड़ कृतराज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? ठीक है, आपके विकल्पों में है विकल्प ए है 8, विकल्प बी है 9, विकल्प सी है 10 और विकल्प डी है 11। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि जो कल्हड़ कृतराज तरंगिणी है दोस्तों उसमें जो है कितने तरंग है? तो उसमें है 8 तरंग। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जो है मंदिरों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके निर्माताओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या फिर विकल्प डी सही है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो चतुर्भुज अथवा विष्णु मंदिर खजुराहो का है यह जो है इसके निर्माता थे यशोवर्मन। ठीक है, जो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है इसके जो निर्माता है वह है धंग। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा है वह जो है बिमल वसही मंदिर, यह आबू अथवा दिलवाड़ा में अवस्थित है,
यह जो है विमल शाह वैश्य जो है इसके निर्माता थे। ठीक है, जो लुनवसनी अथवा देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा का है, इसके जो निर्माता थे वह थे तेजपाल व वस्तुपाल। ठीक है दोस्तों, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में भी दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 में क्या दिया गया है? तो सूची 1 में कुछ मंदिर दिए गए हैं। ठीक है, और जो सूची 2 है दोस्तों उसमें उनका स्थान दिया गया है कि वह कहाँ पे अवस्थित हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो विकल्प ए है, विकल्प बी है, विकल्प सी है या फिर विकल्प डी है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी सही है इस प्रश्न का सही उत्तर। यानी कि दोस्तों जो मछेंद्रनाथ का मंदिर है दोस्तों वह कहाँ पे अवस्थित है? तो वह अवस्थित है अमरकंटक में। ठीक है, जो 64 योगिनी माता का मंदिर है दोस्तों वह कहाँ पे अवस्थित है? तो वह अवस्थित है भेड़ाघाट अथवा जबलपुर में। ठीक है दोस्तों, अब जो है जो सूर्य मंदिर है दोस्तों, जो सूर्य मंदिर है यह मोढेरा गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो मोढेरा गुजरात के मोढेरा में अवस्थित है जो सूर्य मंदिर है। ठीक है, जो चौमुख मंदिर है दोस्तों यह दोस्तों पालीताना में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? पालीताना में अवस्थित है। दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? किसके? कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता। तो आपके ऑप्शन में दिया गया है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या फिर मीर भोज। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। विकल्प सी यानी कि जो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर है, कौन? राजशेखर, उनको जो है प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम ने जो है संरक्षण दिया था। ठीक है, अब नजर डालते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है वह क्या है? प्रतिहार स्वयं को जो है दोस्तों, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? जो राम के प्रतिहार अथवा द्वारपाल थे। तो दोस्तों जो आपको विकल्प में दिया गया सूर्य, चंद्र, लक्ष्मण या फिर विकल्प डी है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि जो प्रतिहार है दोस्तों वह खुद को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। ठीक है, अब नजर डालते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें विकल्पों में है बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, विकल्प बी है संघर्ष संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, विकल्प सी है सामंती सरदारों ने चुना या फिर विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, यानी कि जो बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल थे इनको जो है सामंती सरदारों ने चुना था। ठीक है दोस्तों, अब नजर डाल लेते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडूडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा है? आपके ऑप्शन में धर्मपाल, ऑप्शन बी है गोपाल, ऑप्शन सी है देवपाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि दोस्तों जो धर्मपाल है दोस्तों, जो धर्मपाल है इनको गुजराती कवि सोडूडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और आपको बता दें कि नोटबुक IAS आप सभी के लिए जो है सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं जो उनके लिए टेस्ट सीरीज की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, ये UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध कराता है। ठीक है, आप हमसे हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G19 वर्धमान मॉल, नेहरू विहार, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। हमारा नंबर है 7683049133 और 9560727077। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।